हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मुद्रास्फीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो हमारी आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूर्व में पूछे जा चुके हैं। बस उनके पूछने का तरीका जो है वो बदल दिया जाता है या फिर उनको करंट से जोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पूर्व में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। यहाँ पर हम पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जैसे एनटीए नेट में पूछे जा चुके हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा चुके हैं, या पीजीटी परीक्षाओं में आदि पूछे जा चुके हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उपाय मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक होगा? हमारे ऑप्शन है, पहला बैंक दर में कमी, दूसरा अवमूल्यन, तीसरा चयनात्मक साख नियंत्रण और चौथा सार्वजनिक ऋण में कमी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चयनात्मक साख नियंत्रण। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत उपायों के तहत 3 उपाय जो है वो प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। मौद्रिक उपाय, इसका संबंध देश की केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा व साख नीति के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों से है। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षण अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और बैंक दर, जो मुख्य रूप से 3 राजकोषीय उपाय अपनाए जा रहे हैं, उसमें पहला कौन सा है? आरक्षण अनुपात, दूसरा वैधानिक तरलता अनुपात और तीसरा बैंक दर का स्तर। इससे मौद्रिक प्रयास के अंतर्गत यह सर्वोत्तम उपाय है तथा चयनित साख नियंत्रण को भी अपनाया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मुद्रास्फीति लाभदायक है? हमारे ऑप्शन है, पहला सरकार के लिए, दूसरा उपभोक्ता के लिए, तीसरा उत्पादक के लिए और चौथा निवेशक के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक के लिए। मुद्रास्फीति जो है वो उत्पादक के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है। इसके कारण क्या होते हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं की तेजी से जो मांग बढ़ रही होती है, उसके फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतों को नॉर्मली हम मांग प्रेरित स्फीति भी कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निगमन के कारण उत्पन्न स्फीति भी जो है वो चलन स्फीति कहलाती है। और वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तो यह लागत भी प्रेरित स्फीति कहलाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, किंग्स के स्फीतिक अंतर की अवधारणा की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की है? ऑप्शन है हमारे, जनरल थ्योरी, दूसरा हाउ टू पे फॉर द वॉर, तीसरा द बॉटल ऑफ ब्रिटेन वुड्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाउ टू पे फॉर द वॉर। किंग्स ने स्फीतिक अंतराल की अवधारणा की व्याख्या अपनी हाउ टू पे फॉर द वॉर पुस्तक में की। स्फीतिक अंतराल समाज की संभावित प्रभावपूर्ण मांग तथा स्थिर कीमतों पर उपलब्ध उत्पादन की कीमत से है, क्योंकि ये अधिक हो जाता है। इसी में अपने विचार लिप्सी ने भी कहा है कि आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समस्त उत्पादन से जितनी मात्रा में समस्त व्यय बढ़ जाएगा, वही मात्रा स्फीति अंतराल होगी। चौथा प्रश्न है, स्फीति की मुख्य विशेषता क्या है? स्फीति को हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर किसी को हिंदी में स्फीति समझ में ना आ रहा हो तो आप उसको स्फीति से भी याद रख सकते हैं। चलिए, हमारे ऑप्शन है, घाटे के बजट में वृद्धि, दूसरा लोगों की आय में वृद्धि, तीसरा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 90% यह चांस होते हैं कि अगर किसी भी सवाल में उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन दिया हो तो वही सही होता है। सिर्फ 10% ही ऐसा होता है कि उपरोक्त सही वाला जवाब नहीं होता है। तो मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जबकि पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण या पूर्ति के स्थिर रहने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा स्थायी वृद्धि हो रही हो, जिसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति। इसमें मुख्य रूप से 3 हमारा हो जाता है।
एक तो घाटे के बजट में भी वृद्धि सम्मिलित होती है, लोगों की आय भी बढ़ी हुई होती है और मुद्रा पूर्ति में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। 5वां प्रश्न है, लागत जन्य स्फीति उत्पन्न होती है जब, ऑप्शन है पहला मजदूरी में वृद्धि, दूसरा कीमतों में क्षेत्रीय वृद्धि, तीसरा आयातित कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लागत में वृद्धि के कारण यदि मूल्य में वृद्धि आए या वस्तुओं की पूर्ति में अत्यधिक कमी के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि आए तो इस प्रकार की स्फीति को लागत जन्य स्फीति कहते हैं। लागत जन्य स्फीति उत्पन्न होने के क्या कारण है? मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, कीमतों में क्षेत्रीय वृद्धि होती है और आयातित कच्चे माल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। 6वां प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में उच्च घाटा उत्पन्न करता है, ऑप्शन है पहला मुद्रा प्रसार, दूसरा मुद्रा संकुचन, तीसरा बेरोजगारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा प्रसार। एक अर्थव्यवस्था में उच्च घाटा मुद्रा प्रसार उत्पन्न करता है। उच्च घाटे को पूरा करने के लिए सरकार यदि कर आय एक गैर कर आय से पूरा न होने पर रिजर्व बैंक से मुद्रा की पूर्ति करती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति जो है वो निर्मित होती है। 7वां प्रश्न है, स्फैतिक अंतराल की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? हमारे ऑप्शन है जे.एम. किंग्स, ए.सी. पिगू, मार्शल और जे.आर. हिक्स। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एम. किंग्स। इस अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर जे.एम. किंग्स ने सन 1840 में अपनी पुस्तक हाउ टू पे फॉर वॉर में किया था। यह अंतराल अर्थव्यवस्था की उस स्थिति का घोतक है जब अनुमानित व्यय स्थिर अनुपातों पर कीमतों से अधिक हो जाता है। अगर हम इसे एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इसका ये 45 डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बस सेकेंड, ये इसका आगे चला जाता है और ये होता है 4। रिलीज करते हैं इसको यहाँ से, इतना ये इस तरीके से बनता है। ये जो हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट बनता है, इस वाले पॉइंट को, ये हमारा बी पॉइंट होता है और यहाँ पे हमारा ए बनता है। ये जो दशा दिखाई दे रही है इसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारा व्यय दिखाया जाता है और यहाँ पर आय, इसे एम और इसे M1 के रूप में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा C प्लस आई प्लस जी, यहाँ पे C प्लस आई प्लस जी और सेकेंड वाली लाइन में, और जो थर्ड वाली लाइन रहेगी उसमें C प्लस आई, मतलब कंज्यूमिंग और इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से ये हमारा दिखाया जाता है। चलिए, तो हमारा ये आंसर तो यहाँ पे हो ही गया था, ऑप्शन नंबर ए, जे.एम. किंग्स। 8वां प्रश्न है, किंग्सवादियों के अनुसार रेंगती मुद्रास्फीति सहायता करती है, पहला बेरोजगारी न्यूनतम करने में, दूसरा वास्तविक उत्पाद अधिकतम करने में, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही इसके सही जवाब हैं। जब मुद्रास्फीति की वार्षिक दर एक अंक में हो तो इसे रेंगती या नम्र मुद्रास्फीति कहते हैं। इस तरह की स्थिति लंबी अवधि तक बनी रहती है। इस स्फीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसका पूर्वाभास किया जा सकता है और नीति निर्धारित की जा सकती है। किंग्सवादियों के अनुसार यह मुद्रास्फीति बेरोजगारी न्यूनतम करने में व वास्तविक उत्पाद अधिकतम करने में सहायता करती है। 9वां प्रश्न है,
समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप है। पहला, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा, उत्पादक मूल्य सूचकांक। तीसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अविस्फीतिक। और चौथा, थोक मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अविस्फीतिक। समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या जिसे हम जीएनपी डिफ्लेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को लिया जाता है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना बाजार कीमतों अर्थात प्रचलित मूल्यों पर की जाती है तो इसे बाजार कीमत पर जीएनपी कहते हैं। और जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना आधार वर्ष के मूल्य पर की जाती है तो इसे स्थिर जीएनपी भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं चालू जीएनपी बटे स्थिर जीएनपी। ठीक, तो स्थिर मूल्यों पर जीएनपी अर्थात वास्तविक जीएनपी कहते हैं। मौद्रिक जीएनपी में वृद्धि तथा वास्तविक जीएनपी की वृद्धि का अंतर ही जीएनपी की कीमत में वृद्धि है और इसे ही जीएनपी डिफ्लेटर कहते हैं अर्थात अविस्फीतिक कारक कहते हैं। 10वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत, हमारे ऑप्शन है पहला समान दिशा में बदलते हैं, दूसरा विपरीत दिशा में बदलते हैं, तीसरा स्थिर रहते हैं और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशा में बदलते हैं। मुद्रास्फीति की अवस्था में मुद्रा का मूल्य, जिसे हम वी से इंडिकेट करते हैं, और वस्तु की कीमत, जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं, विपरीत दिशा में बदलते हैं। इस स्थिति में वस्तु की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है जबकि मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। अगर हम इसे एक सूत्र के रूप में देखें तो इस तरीके से इसका सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत सरकार ने मुद्रास्फीति का लक्ष्य किस अवधि के लिए 4% रखा है? हमारे ऑप्शन है, ये प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया था, तो अभी इसका करंट डेटा आप लोग देख लेना। ऑप्शन है पहला 2014 से 2019, 2015 से 2020, 2016 से 2021 और 2017 से 2022। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा 2016 से 2021। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति का लक्ष्य 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% रखा था। इसकी उच्च सीमा 6% तथा निम्न सीमा 2% थी। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से मशविरा करके प्रत्येक 5 वर्ष पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय किए जाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य है कि हमारे यहाँ पे जो अगली मुद्रास्फीति का लक्ष्य होगा वो 2021 से लेके 2026 तक के लिए होगा। 12वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन के क्या लाभ हैं? ऑप्शन है पहला निर्यातों को हतोत्साहित करना, दूसरा आयातों को प्रोत्साहित करना, तीसरा घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं की कीमत कम करना और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मुद्रा के अधिमूल्यन, जिसे ओवर वैल्यूएशन भी कहते हैं हम, से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें मुद्रा का विनिमय मूल्य बढ़ा दिया जाता है। मुद्रा के अधिमूल्यन से निर्यात अधिक महंगे हो जाते हैं और कारण क्या होता है कि निर्यात जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुका होता है, आयात सस्ते हो जाते हैं जिसके कारण आयात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में तेजी से बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, बूमिंग हो रही है, तो अधिमूल्यन स्फीतिकारी दबावों को कम करने में लाभकारी होते हैं। 13वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में मेन्यू लागत का संबंध है।
हमारे ऑप्शन है पहला मुद्रा के मूल्यांकन की लागत, दूसरा कीमत सूची में परिवर्तन करने की लागत, तीसरा मौद्रिक आधार के रखरखाव की लागत, चौथा प्रतिफल की बेहतर दर प्राप्त करने की लागत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत सूची में परिवर्तन करने की लागत। क्लासिकल तथा नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सदैव बाजार संतुलन रहेगा। नवीन किंग्सियन अर्थशास्त्री अल्पकाल में कीमत स्थिरता की बात करते हैं, क्योंकि कीमतों के समायोजन की कुछ लागतें होती हैं। एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण स्वयं करती हैं, और इस प्रकार कीमतों के समायोजन की जो भी निर्धारण होता है, उन कीमतों के समायोजन को हम लागत कहते हैं। उससे मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। मेन्यू कॉस्ट की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो मैनक्यू ने किया था। 14वां प्रश्न है, यदि अर्थव्यवस्था संभावित जीडीपी पर प्रचलित हो रही है तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का परिणाम होगा। हमारे ऑप्शन है पहला अपसादी स्फीति, दूसरा संरचनात्मक मुद्रास्फीति, दूसरा मांगजन्य मुद्रास्फीति और चौथा लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांगजन्य मुद्रास्फीति। यदि अर्थव्यवस्था संभावित जीडीपी पर बढ़ रही है तो मुद्रा में बढ़ोतरी से मांगजन्य मुद्रास्फीति जो है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि वस्तुओं तथा सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप मुद्रा की सक्रियता के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि को मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। इस स्थिति में समग्र पूर्ति की अपेक्षा समग्र मांग को प्रभावित करने वाले कारक अधिक प्रभावी होते हैं। समग्र मांग में वृद्धि मौद्रिक कारकों में वृद्धि से हो सकती है, जैसे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि तथा वास्तविक चरों में परिवर्तन के कारण भी होती है। सार्वजनिक व्यय में की जाने वाली वृद्धि जो है वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। 15वां प्रश्न है, फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। हमारे ऑप्शन है पहला कर और मुद्रास्फीति, दूसरा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तीसरा मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग और चौथा उत्पादन का मूल्य और लागत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र का प्रतिपादन 1958 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा किया गया। तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि 1958 में जो है वो फिलिप्स वक्र का आविष्कार हुआ। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी की दर में संबंध बताता है। फिलिप्स ने ब्रिटेन में 1861 से लेके 1857 की अवधि में ठीक 1957 की अवधि में मौद्रिक मजदूरी की दरों तथा बेरोजगारी की दरों में होने वाले परिवर्तनों के प्रतिशत से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया था, और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति बढ़ने की दर के बीच विपरीत संबंध होता है। बाद में फिलिप्स वक्र का प्रयोग जो है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दिखाने के लिए भी किया जाने लगा था। 16वां प्रश्न है, नवीन आर्थिक परिदृश्य में निम्नलिखित में से ऋणी को किसमें लाभ होने की संभावना सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है पहला प्रत्याशित अविस्फीति, दूसरा प्रत्याशित मुद्रास्फीति, तीसरा अप्रत्याशित मुद्रास्फीति और चौथा अप्रत्याशित मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित मुद्रास्फीति। नवीन क्लासिकी आर्थिक परिदृश्य में
ऋणी को अप्रत्याशित मुद्रास्फीति में लाभ होने की संभावना जो है वो सर्वाधिक होती है, क्योंकि अप्रत्याशित मुद्रास्फीति से तात्पर्य ऐसी स्फीति से होता है जिसका जनता द्वारा सही ढंग से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यह स्फीति अप्रत्याशित रूप से किसी कारण या किसी घटना के कारण घटित होती है। 17वां प्रश्न है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वो है जहां पर हमारे ऑप्शन है, पहला मुद्रास्फीति की दर स्थिर होती है, दूसरा मुद्रास्फीति की दर अस्थिर रहती है, तीसरा मुद्रास्फीति की दर गिर रही है, और चौथा मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति की दर स्थिर होती है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह है जहां पर मुद्रास्फीति की दर स्थिर होती है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी की दर के बीच विपरीत संबंध बताता है। फिलिप्स वक्र के अनुसार जब बेरोजगारी की दर जो है वो 5.5 से कम है तो श्रम की मांग पूर्ति से अधिक है, इससे मुद्रा मजदूरी दरें बढ़ती हैं। दूसरी ओर जब बेरोजगारी की दर 5.5 से अधिक है तो श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, गरीबी का दुष्चक्र की प्रकल्पना इनके बीच अंतर संबंध को इंगित करती है। पहला उत्पादकता तथा आय, दूसरा आय तथा जनसंख्या, तीसरा मुद्रास्फीति तथा उच्च उपभोग, और चौथा श्रम आधिक्य तथा प्राधान्य बेरोजगारी। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकता तथा आय। गरीबी का दुष्चक्र उत्पादकता तथा आय की परिकल्पना का जो प्रतिपादन है वो रैगनर नक्शे ने किया था, और गरीबी के दुष्चक्र से अभिप्राय होता है आर्थिक शक्तियों का इस प्रकार से घूमना कि वे परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई निर्धन देश को सदैव निर्धनता की अवस्था में बनाए रखें। इस प्रकार गरीबी का जो दुष्चक्र है आय तथा उत्पादकता के बीच अंतर संबंध को इंगित करता है। और यहाँ पे प्रोफेसर नक्शे ने एक डेफिनेशन भी दी है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। प्रश्न नंबर 19 है, दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार कौन सा होता है? ऑप्शन है, पहला क्षैतिज पड़ी रेखा, दूसरा ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा, तीसरा ऊर्ध्वगामी वक्र, और चौथा अधोगामी वक्र। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा। फ्रीडमैन ने दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का जो है वो प्रतिपादन किया था, और उनके अनुसार कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिसके आधार पर फिलिप्स वक्र का जो है वह निर्धारण होता है। अब यहाँ पे हर एक जगह से जो है वो हमारी रेखा निकलती है। से ये हमारे पॉइंट ही बना देते हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। सेकेंड, ये सेकेंड वाली जो है वो इस बिंदु को छूते हुए है, और ये हो जाएगी हमारी थर्ड वाली। एक मिनट और इसको क्लियर कर देते हैं। ये वाली हमारी रेखा जो है वो इस पॉइंट को छूती है, दूसरी वाली रेखा हमारे इस वाले पॉइंट को छूती है, और तीसरी वाली रेखा हमारे इस वाले पॉइंट को छूती हुई होती है। ये जो पॉइंट होता है ये हमारा ई बिंदु होता है, ये वाला हमारा सी बिंदु होता है, और यहाँ पे हमारा ए बिंदु जो है वो पाया जाता है। अब इनमें देखना ये है कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्फीति परसेंट दिखाया जाता है, और यहाँ पे हमारी बेरोजगारी का परसेंट दिखाया जाता है।
तो ये जो हमने यहाँ पे हमारी खड़ी वाली रेखा देखी हुई थी, मैं सिर्फ छोटा सा बना दे रही हूँ, ये जो खड़ी रेखा देखी हुई थी यही हमारा क्या बता रहा है, इसके अंतर को जो है वो बताता है कि वास्तव में यह संबंध अल्पकालीन घटना है, परंतु कई चर ऐसे होते हैं जो जिसके कारण फिलिप्स वक्र दीर्घकाल में सरकता है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर स्फीतिक प्रत्याशित दर की होती है। जब तक कि स्फीति वास्तविक दर और प्रत्याशित दर के बीच अंतर नहीं बताता है तब तक नीचे दाईं ओर ढालू फिलिप्स वक्र होता है, परंतु जब यह अंतर दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है तो फिलिप्स वक्र जो है वो अनुलंब हो जाता है, या जिसे हम वर्टिकल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20वां है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमारे ऑप्शन है, पहला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा थोक मूल्य सूचकांक, तीसरा फिशर सूचकांक और चौथा श्रम की जीवन यापन लागत का सूचकांक। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिशर आदर्श सूचकांक। 1 मिनट होल्ड करिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक प्रयोग में लाया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का निर्देशांक जो है वो उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय में साप्ताहिक स्तर पर होता है। पहला थोक मूल्य सूचकांक जो है वो 10 जनवरी 1942 में शुरू हुआ था और 2017 में इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 कर दिया गया। इससे पहले 5 और 6 था। प्रश्न नंबर 21वां है, स्फीति का कारण है। ऑप्शन है, पहला आय में वृद्धि की मांग, दूसरा बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पूर्ति में वृद्धि न होना, तीसरा है हमारा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन होना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही कारण जो है वो मुद्रास्फीति के कारण होते हैं कि आय में वृद्धि की मांग होती है, बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पूर्ति में वृद्धि नहीं होनी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन जो है वह बना रहता है। प्रश्न नंबर 22 है, स्फीति अवसाद का आशय है। पहला उत्पाद की घटती मात्रा के साथ कीमत वृद्धि, दूसरा उत्पाद की वृद्धिमान मात्रा के साथ कीमत वृद्धि, तीसरा उत्पाद की घटती मात्रा के साथ कीमत स्थायित्व और चौथा है उत्पाद की वृद्धिमान मात्रा के साथ कीमत स्थायित्व। यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद की बढ़ती मात्रा के साथ कीमत वृद्धि। स्फीति अवसाद जो है, जिसे स्टैगफ्लेशन भी हम कहते हैं, का आशय होता है कि उत्पाद की घटती मात्रा के साथ कीमत में वृद्धि है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में एक ओर तो कीमतें बढ़ती हैं तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें आर्थिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता तथा स्फीति एक साथ मौजूद होती है। प्रश्न नंबर 23 है, मांग प्रेरित स्फीति हो सकती है। ऑप्शन है, पहला कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के कारण, दूसरा बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि के कारण, तीसरा प्रत्यक्ष कारोबार में अधिक गिरावट के कारण और चौथा उपभोग व्यय में वृद्धि के कारण। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपभोग व्यय में वृद्धि के कारण। मांग प्रेरित स्फीति उपभोग व्यय में वृद्धि के कारण हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब समग्र पूर्ति की अपेक्षा मांग समग्र को प्रभावित करने वाले कारक अधिक प्रभावी हों, अर्थात मांग पूर्ति से
अधिक हो जाए तो इसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। समग्र मांग की वृद्धि मौद्रिक कारकों में वृद्धि से हो सकती है, जैसे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, तथा वास्तविक चरों में परिवर्तन के कारण भी हो सकती है, जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। 24 क्वेश्चन है, स्फीतिक दबाव के अंतर्गत घरेलू बचत पहला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घटती है, बढ़ती है या उत्पादन युक्त निवेश में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। स्फीतिक दबाव के अंतर्गत घरेलू बचत घटती है, क्योंकि स्फीति के अंतर्गत कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है तथा मुद्रा का जो मूल्य गिरता है, उसको लोगों को उपभोग करने के लिए अधिक आय व्यय करना पड़ता है, जिससे उनकी बचत में कमी आती है। इसके अतिरिक्त स्फीति में और भी तरीके होते हैं, जैसे उत्पादक वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ होता है अगर इन्फ्लेशन होता है तो, ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है, निश्चित आय प्राप्त करने वाले वर्ग को हानि होती है और वेतनभोगी या परिवर्तित आय करने वालों को लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं, धनी वर्ग और धनी और निर्धन हमेशा और निर्धन होता जाता है, जो हमारे यहाँ की भारतीय परंपरा हमेशा से रही है कि गरीब और अमीर होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? ऑप्शन है, पहला कीमतें बढ़ाकर, दूसरा करों की मात्रा बढ़ाकर, तीसरा मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर और चौथा कीमतें गिराकर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर। मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोकना है, क्योंकि मुद्रा पूर्ति की कमी का प्रभाव मांग के ऊपर पड़ेगा, जिससे मांग में कमी के कारण कीमतों में भी कमी होगी। 26वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति का कारण है, पहला बैंक दर में वृद्धि, दूसरा निवेश में कमी, तीसरा मुद्रा की मात्रा में कमी और चौथा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्फीति का तात्पर्य है मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि। फ्रीडमैन ने यहाँ पे कहा है कि स्फीति सदैव एवं सर्वत्र एक मौद्रिक घटना होती है और उत्पादन की अपेक्षा केवल मुद्रा का परिणाम तेजी से बढ़ाकर लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण लागत जन्य स्फीति मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है? हमारे ऑप्शन है, पहला बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत, दूसरा बढ़ती श्रम उत्पादकता, तीसरा बढ़ती हुई बेरोजगारी और चौथा बढ़ते हुए आयात निर्यात। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत। मजदूरी अधिजन्य और लाभजन्य के कारण जो कीमतों में वृद्धि होती है उससे लागतजन्य स्फीति आती है। लागतजन्य स्फीति का मूल कारण है कि श्रम उत्पादकता की अपेक्षा मुद्रा मजदूरी अधिक तेजी से बढ़ने लगती है और अल्पाधिकारी तथा एकाधिकारी फर्में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से श्रम तथा उत्पादन लागतों में हुई वृद्धि को समाप्त करने के लिए अपनी वस्तुओं की कीमत को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। प्रश्न नंबर 28 है, मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण है, पहला ऊंचे करारोपण, दूसरा अधिक उत्पादन, तीसरा उत्पादन लागत में वृद्धि और चौथा जनसंख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या में वृद्धि। मांग जन्य स्फीति तब होती है जब समस्त मांग बढ़ी हुई हो और वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति कम हो रही हो, अर्थात बढ़ी हुई मांग के बराबर उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कीमतें बढ़ने लगती हैं और इसका मूल कारण क्या है? जनसंख्या। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है जिससे कीमतें बढ़ती हैं और मांग जन्य स्फीति के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, मुद्रावादी और किंगजी अर्थशास्त्रियों ने
मांगजन्य स्फीति का जो मुख्य कारण है वो मुद्रा को माना है। और दूसरा क्या है कि किंग्स ने मांगजन्य स्फीति के स्रोत के रूप में समस्त मांग में वृद्धि पर जोर दिया है। 29वां प्रश्न है, स्फीति संबंध प्रतिरोध जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं से तात्पर्य है, पहला उच्च बेरोजगार अवधि में उच्च मुद्रास्फीति, तीसरा स्थिर रोजगार अवधि में अविस्फीति, तीसरा उच्च बेरोजगार अवधि में अविस्फीति और चौथा पूर्ण रोजगार अवधि में उच्च मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च बेरोजगार अवधि में उच्च मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन अथवा गतिहीन मुद्रास्फीति ऐसी विरोधाभास वाली स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में गतिहीन तथा बेरोजगारी भी पाई जाती है और साथ साथ स्फीति दर ऊंची रहती है। इसे मुद्रास्फीति सुस्ती भी कहते हैं। गतिहीन मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों में अगर हम देखें तो समस्त पूर्ति में प्रतिबंध का होना है। जब समस्त पूर्ति घटती है तो उत्पादन और रोजगार गिर जाते हैं और कीमत स्तर जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, मंदी की स्थिति में किस तरह का बजट अपेक्षित है? पहला घाटे का बजट, दूसरा संतुलित बजट, तीसरा शून्य आधारित बजट और चौथा अतिरेक बजट। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घाटे का बजट। मंदी या अविस्फीति की स्थिति में हमेशा सरकार को घाटे का बजट बनाना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में लोगों के पास मुद्रा नहीं रहती है तथा निजी क्षेत्र निवेश नहीं करना चाहता। अतः सरकार को मांग बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में नकदी डालना होता है, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। प्रश्न नंबर 31 है, जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती है तो उसे कहते हैं, पहला अविस्फीति, दूसरा विस्फीति, तीसरा गतिहीन स्फीति और चौथा स्फीति। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अविस्फीति। मुद्रा अविस्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कम होने लगती हैं। इसके कई कारण होते हैं, जैसे जब सरकार देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है और केंद्रीय सरकार बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है तो केंद्रीय बैंक दर में वृद्धि कर देता है, जिससे साख की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है, पहला बचत में वृद्धि, दूसरा निवेश में वृद्धि, तीसरा कच्चे माल में कमी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल में कमी। लागत में हुई वृद्धि के कारण पैदा हुई मुद्रास्फीति को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें मूल्य स्तर में वृद्धि समग्र मांग में वृद्धि या अधिकता के कारण नहीं होगी, बल्कि उत्पादन लागत के किसी अंग जैसे मजदूरी लागत, लाभ, कच्चा माल आदि के कारण हो सकता है। 33वां प्रश्न है, यदि अन्य बातें समान रहें, फ्लिप्स वक्र प्रारूप के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो क्या स्थिति बनती है? हमारे ऑप्शन है, पहला अल्पकाल में बेरोजगारी घटेगी, दूसरा दीर्घकाल में स्फीति घटेगी, तीसरा अल्पकाल में स्फीति घटेगी, चौथा अल्पकाल में रोजगार घटेगा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्पकाल में बेरोजगारी घटेगी। यदि अन्य बातें समान रहें तो फ्लिप्स वक्र प्रारूप के अनुसार यदि सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है तो अल्पकाल में बेरोजगारी घटेगी। 34वां प्रश्न है, फ्लिप्स वक्र
के अनुसार बेरोजगारी व मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर के बीच किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन है पहला प्रत्यक्ष व समानुपाती, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा प्रतिलोम व समानुपाती और चौथा प्रतिलोम। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिलोम। इसका भी ग्राफ बनता है। ये सब डॉट डॉट में बनाया जाता है, पर मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। और यहाँ से ये जो है, चूँकि ये घटने वाली स्थिति में होता है, तो ये पॉइंट हमारा ए, बी एंड सी, यहाँ पे हमारी मजदूरी दिखाई जाती है और यहाँ पे बेरोजगारी, यूँ कर देती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये हमारा पी सी एंड 6x ओ वाई। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की परिवर्तनों में संबंध का निरीक्षण करता है। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने सर्वप्रथम इसे पहचाना था और इनके बीच जो है वो विपरीत संबंध को इंडिकेट किया था। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से फिलिप्स वक्र जो है वो किससे संबंधित है? पहला संघीय बजट घाटा और व्यापार घाटा, दूसरा बचत एवं निवेश, तीसरा बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति और चौथा कीमत कर दर एवं कर आगम। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति दर। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति दर से संबंधित है। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स, अब सबको इतना तो याद ही हो गया होगा कि अगर बेरोजगारी की बात की जा रही है तो उसमें फिलिप्स आ जाएंगे, क्योंकि हम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जिनमें फिलिप्स आया है और हमने इस सेंटेंस को पढ़ा हुआ है। तो फिलिप्स ने सर्वप्रथम पहचाना था, इसलिए इसे हम फिलिप्स वक्र कहते हैं। यह वक्र बताता है कि बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी बढ़ने की दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न होती है जब पहला मुद्रा की मांग बढ़ती है, दूसरा वस्तुओं की मांग बढ़ती है, तीसरा वस्तुओं की पूर्ति घटती है और चौथा उत्पादन की लागत बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की मांग बढ़ती है। मांग प्रेरित स्फीति तब उत्पन्न होती है जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है और वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति कम होती जाती है। वस्तुओं की या तो कम पूर्ति हो रही है क्योंकि संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है, या बढ़ती हुई मांग के बराबर उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं, जिसे प्रायः बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है, ऐसा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, स्फीति के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर की मुद्रा पूर्ति की लोच है। पहला 0, दूसरा इकाई के बराबर, तीसरा इकाई से कम और चौथा इकाई से अधिक। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इकाई के बराबर। स्फीति के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर की मुद्रा पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। स्फीति उसी दर से बढ़ती है जिस दर पर मुद्रा पूर्ति बढ़ती है। इस विश्लेषण में समस्त पूर्ति स्थिर और अर्थव्यवस्था में निरंतर पूर्ण रोजगार मान लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 38 है, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर लौट आएगी जब, ऑप्शन है पहला मौद्रिक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के बराबर होगी, दूसरा वास्तविक मजदूरी पुनः दीर्घकालीन संतुलन स्तर पर वापस आ जाएगी, तीसरा मौद्रिक मजदूरी स्फीति की दर से अधिक तेजी से बढ़ रही हो और चौथा स्फीति मौद्रिक मजदूरी में बढ़ोतरी अधिक हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्फीति मौद्रिक मजदूरी में बढ़ोतरी से अधिक है।
ब्रिटिश अर्थशास्त्री फिलिप्स मौद्रिक मजदूरी एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध को उन्होंने बताया था और 1861 से 1957 में बताया था कि अवधि का अध्ययन किया। अगर हम इसको एक ग्राफ के लिए देखें तो ये इस तरीके से उन्होंने बताया गया था। ये जो है वो बेरोजगारी की दर है और ये स्फीति है। ठीक, तो उन्होंने बताया था कि मजदूरी की दर एवं बेरोजगारी के बीच जो है वो मध्य जो है वो विपरीत संबंध पाया जाता है और नीचे गिरता हुआ फिलिप्स वक्र यह दर्शाता है कि बेरोजगारी की दर को बढ़ाकर मुद्रास्फीति में कमी लाई जा सकती है। 39वां प्रश्न है, विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार सरकार की प्रत्याशित नीति होगी। पहला, कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकती है। दूसरा, सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकती है। तीसरा, किसी को मूर्ख नहीं बना सकती है। और चौथा, सभी को सभी समय के लिए मूर्ख बना सकती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकती है। विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार सरकार की प्रत्याशित नीति की वह सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकती है। विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता या व्यक्तियों के निर्णय 3 कारकों पर आधारित होते हैं। पहला, मानवीय विवेकशीलता। दूसरा, उपलब्ध जानकारियां। और तीसरा, उनके पूर्वानुभव। चालीसवां प्रश्न है, प्रत्याशा वर्धित फिलिप्स वक्र द्वारा वर्णित संबंध निम्नलिखित में से किसमें सही है? पहला, केवल दीर्घकाल अवधि में, केवल अल्प अवधि में, अल्प अवधि और दीर्घकाल दोनों में, और ना तो अल्प में और ना ही दीर्घ में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दीर्घ अवधि में। फिलिप्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था 1861 से 1957 के बीच में, उसमें बताया था कि मौद्रिक मजदूरी तथा बेरोजगारी में विपरीत संबंध होता है। प्रश्न नंबर 41 है, AW फिलिप्स का मजदूरी सिद्धांत बेरोजगारी ट्रेड ऑफ निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है, पहला, स्थैतिक अपेक्षित परिकल्पना। दूसरा, अनुकूली अपेक्षा परिकल्पना। तीसरा, वहीवेशित अपेक्षा परिकल्पना। और चौथा है तर्कसंगत अपेक्षा परिकल्पना। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तर्कसंगत अपेक्षा परिकल्पना। इसमें भी सेम चीज़ आ जाती है कि वो बेरोजगारी और मजदूरी, बेरोजगारी तथा मजदूरी के बीच विपरीत संबंध को इंडिकेट करते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, मूल फिलिप्स वक्र निम्न में से 2 में संबंध मानता है। पहला, बेरोजगारी की दर। दूसरा, बेरोजगारी का स्तर। तीसरा, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि का दर। और चौथा, वास्तविक मजदूरी में वृद्धि का दर। यहाँ पे मैं कूट दिए गए हैं कि पहला मतलब दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा पहला और चौथा सही है, तीसरा दूसरा और चौथा सही है, और चौथा पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा सही है। फिलिप्स वक्र ब्रिटिश अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि की दर जो है वो निर्धारित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, फिलिप्स वक्र के अनुसार जब मुद्रास्फीति की दर अधिक हो तब होता है, पहला, बेरोजगारी भी बढ़ती है। दूसरा, बेरोजगारी की दर कम होती है। तीसरा, बेरोजगारी स्थिर रहेगी। और चौथा, पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी की दर कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 44 है, बेरोजगारी की दर तथा स्फीति के बीच अल्पकाल में
अनुभाविक संबंधों को औपचारिक रूप प्रदत्त करता है? पहला A.W. फिलिप्स ने, दूसरा जेम्स टॉबिन ने, तीसरा पॉल सैमुअल्सन ने और चौथा जॉन मेनाल्ड किंग्स ने। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A.W. फिलिप्स ने। A.W. फिलिप्स जो है वो बेरोजगारी और मजदूरी के बीच विपरीत संबंध को इंडिकेट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 45 है, कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच पहला दीर्घकालिक प्रतिस्थापन होता है, दूसरा अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है, तीसरा दोनों के मध्य धनात्मक संबंध होता है और चौथा दोनों के मध्य विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है। फिलिप्स वक्र में मुद्रा मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विनिमय होता है। इसका अर्थ है कि जब मजदूरी दर ऊंची होती है तो बेरोजगारी दर कम होती है और ब्लोमशाह भी फ्रीडमैन के अनुसार स्फीति और बेरोजगारी के बीच विनिमय एक अल्पकालीन घटना है। दीर्घकाल में स्फीति और बेरोजगारी के बीच विनिमय नहीं होता है, जिसके कारण फिलिप्स वक्र दीर्घकाल में लंबवत हो जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में व्यापार चक्रों में कौन सा फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्षता संबंधित है? पहला गुणक त्वरक व्यापार चक्र सिद्धांत, दूसरा अति निवेश व्यापार चक्र सिद्धांत, तीसरा राजनीतिक व्यापार चक्र सिद्धांत और चौथा वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक व्यापार चक्र सिद्धांत। स्फीति तथा बेरोजगारी के निरीक्षण मूल्यों पर आधारित फिलिप्स वक्र के आसपास एक परिक्रमा पथ होता है। व्यापार चक्र में विस्तार के प्रारंभिक चरण में बेरोजगारी स्फीति लूप में घटती स्फीति और बढ़ता उत्पादन पाया जाता है। चक्र के इस चरण में स्फीति तथा बेरोजगारी की भी फिलिप्स वक्र जो है वो प्रदर्शित होता है। 47वां प्रश्न है, फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का स्वरूप होगा पहला बाएं से दाएं नीचे झुकता हुआ, दूसरा बाएं से दाएं उठता हुआ, तीसरा एक्स अक्ष के लंबवत और चौथा वाई अक्ष के लंबवत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स अक्ष के लंबवत। फ्रीडमैन के अनुसार नीचे की ओर ढालू फिलिप्स वक्र अल्पकाल से संबंधित है और दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र कई चरों के कारण सरकता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर स्फीति की प्रत्याशित दर है। जब तक स्फीति की वास्तविक दर और प्रत्याशित दर के बीच अंतर है तब तक फिलिप्स वक्र नीचे की ओर ढालू होगा, परंतु जब यह अंतर दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है तो फिलिप्स वक्र अनुलंब या एक्स अक्ष की ओर लंबवत हो जाता है। 48वां प्रश्न है, मुद्रा प्रसार तथा बेरोजगारी के बीच अदला बदली स्थिर होती है। हमारे ऑप्शन है पहला स्टैगफ्लेशन की अवधि के दौरान, दूसरा जब मुद्रा प्रसार की आक्रामक दर अपरिवर्तित रहती है, तीसरा मंद मांग की अवधि के दौरान और चौथा दीर्घकाल में। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकाल में। मुद्रा प्रसार तथा बेरोजगारी के बीच अल्पकाल में विपरीत संबंध पाया जाता है, परंतु दीर्घकाल में वक्र वाई अक्ष के समानांतर हो जाता है, जिसके कारण दोनों के बीच ट्रेड ऑफ समाप्त हो जाता है और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करने पर बेरोजगारी भी कम नहीं होती है, जिसमें 3 स्थितियां निर्मित होती हैं, एक अल्पकाल, दूसरा दीर्घकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है, प्रत्याशा वर्धित फिलिप्स वक्र द्वारा वर्णित संबंध निम्नलिखित में से किसमें सही है? हमारे ऑप्शन है पहला केवल दीर्घ अवधि में, दूसरा केवल अल्प अवधि में, तीसरा अल्प अवधि और दीर्घ अवधि दोनों में और चौथा ना तो अल्प में और ना ही दीर्घ में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दीर्घ अवधि में। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, तार्किक प्रत्याशा परिकल्पना मानती है कि व्यक्ति भावी मुद्रास्फीति दरों से संबंधित जो भविष्यवाणी करते हैं उसमें भी, हमारे ऑप्शन है पहला भविष्य में मुद्रास्फीति की वास्तविक दर के बारे में निरंतर अधिक अनुमान करते हैं,
दूसरा सदैव सही माने जाते हैं। तीसरा भविष्य में मुद्रास्फीति की वास्तविक दर के बारे में कम अनुमान करते हैं। चौथा औसत रूप से सही लेकिन उन त्रुटियों के अध्ययन होते हैं जो यादृच्छिक रूप से विपरीत होती हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औसत रूप से सही है लेकिन उन त्रुटियों के अध्ययन हैं जो यादृच्छिक रूप से विपरीत होते हैं। विवेकपूर्ण प्रत्याशा का प्रतिपादन प्रोफेसर रॉबर्ट लुकास के अनुसार आर्थिक अभिकर्ता विवेकशील होते हैं जो अपने भूत, वर्तमान तथा भावी अनुमानों के आधार पर निर्णय लेते हैं तथा भविष्यवाणी करते हैं कि जिसमें वे औसत रूप से सही है लेकिन उन त्रुटियों के अध्ययन हैं जो यादृच्छिक रूप से वितरित हैं। इस परिकल्पना के मतानुसार सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दर में परिवर्तन का निष्प्रभाव परिणाम प्राप्त होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो में आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल प्रमोट हो सके और आपको आगे ही इतनी बहु उपयोगी जो है वो क्वेश्चन प्राप्त होते रहें। हैव अ नाइस डे।